दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले एक्शन तेजी की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। क्या आज 10,900 के पार निकलने की कोशिश करेंगे, टिकेंगे, या फिर ऊपरी स्तरों से आएगी मुनाफा वसूली? ढेर सारा एक्शन है देश दुनिया में, उस पर रहेगा हमारा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हूं डिम्पी कालरा। लेकिन कल जो घटनाक्रम हुआ ऐतिहासिक था। 48 साल बाद फिर से भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया और साथ ही ये शौर्य दिखाया ऐसा कि पाकिस्तान बस सूंघता और खड़ा का खड़ा ही रह गया। ये शौर्य के लिए और इस अद्भुत साहस के लिए पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। एक भारतवासी होने के नाते कल जब प्रधानमंत्री चुरू से बोल रहे थे और आप बता भी रहे थे अपना चुरू वाला कनेक्शन, तब रोंगटे खड़े करने वाला था। प्रधानमंत्री ने जब सौगंध मैं इस मिट्टी की खाता हूं करके जो बात रखी, वो हर भारतवासी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो सौगंध वो भी खा रहे हैं। बिल्कुल, और पूरे देश को नाज है हमारे सैनिकों पर, हमारी सेना पर। और जिस तरह की कार्रवाई की, एकदम साफ सुथरी जाकर ऐसी कार्रवाई की जहां गंदी जगह थी उसे साफ करके आ गए। बिल्कुल, आतंकवादियों के जो ठिकाने थे वो पूरी तरह से तबाह किए गए और सबसे बड़ी बात एकदम संयमित तरीके से बिल्कुल टारगेटेड स्ट्राइक जो की, और वो वाकई में काबिल तारीफ और उस पर पूरे देश को नाज। और आप देख सकते हैं किस तरह से देशवासी इसका जश्न मना रहे हैं। लेकिन अनिल जी, 24 घंटे के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी कुछ आना शुरू हुई है। कुछ शेलिंग भी बॉर्डर के आसपास बढ़ी है। बाजार के जो भी निवेशक हैं, जो भी इस समय निवेश कर रहे हैं, भारतीय होने के नाते भी, एक इन्वेस्टर होने के नाते भी, तो उनको इस घटनाक्रम को और अभी और कैसे देखना है, आने वाले दिनों में कैसे आगे बढ़ेगा? डिम्पी, कल देखिए, कल के सेशन में हमारा पूरा दिन फोकस बाजार के अलावा अगर कहीं एक जगह था तो वो बॉर्डर के आसपास और ये जो कुछ भी सेना से रिलेटेड एक्शन चल रहे उस पर था। हमने पूरे दिन भर मार्केट को खाली आपको बताया कि क्या हो रहा है। आमतौर पर हर रोज़ आप 25 रिसर्च लिंक देखते हैं, कुछ ना कुछ नई नई खबरें, नई उसका विश्लेषण क्या हो रहा है। हमने कल पूरे दिन में सिर्फ एक लिंक किया, और वो लिंक ये था कि जब पिछली बार कारगिल युद्ध हुआ था तो किस तरह से बाजार 35% बढ़ा था। तो जब जिस वक्त जो काम की चीज़ें वही बताई जानी चाहिए, और कल हमें ये लगा कि दर्शकों को ये बताना ज़रूरी है कि इतिहास क्या कहता है। और इतिहास ये कहता है कि इन चीज़ों से हिंदुस्तानी इन्वेस्टर घबराते नहीं हैं। और यही वजह आप देखिए, कल सुबह गैप से नीचे खुलने के बाद स्टॉक्स जिस तरह से रिकवर है, बाजार जिस तरह से ऊपर आया, जी हाँ, वॉलेटिलिटी रहेगी। और इतनी वॉलेटिलिटी तो आमतौर पर एक्सपायरी के हफ्ते में वैसे ही हो जाती है। तो ऐसे में आप बिल्कुल निश्चिंत होकर ये रहें कि हाँ, बाज़ारों में अगर तनाव बढ़ता भी है तो कोई ख़ास दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, कुछ समय के लिए आप ऊपर नीचे हो सकते हैं, थोड़ा बहुत असर आ सकता है। कभी आप किसी स्टेटमेंट पर, कभी ज़्यादा तनाव बढ़ने पर, कभी गोलीबारी एक दूसरे की तरफ होने पर, एक दो बम गिरने पर रिएक्शन आते हुए देखेंगे। लेकिन कल भी हमसे सुबह यही बात कर रहे थे कि जब 8 बजे, पौने 8 बजे से ये खबरें आना शुरू की, हमने कहा हम पैनिक नहीं करेंगे, हम आराम से एक एक खबर को पुष्ट हो जाने देंगे। और आपने देखा किस तरह से 125-150 पॉइंट SGX नीचे चला गया और खुला तो बहुत कम, बाद में ऊपर नीचे। तो पैनिक करके फ़ायदा नहीं है, खबरों को उसी तरह से लें जैसे वो आए। इस वक्त अगर आप जनरल न्यूज़ चैनल्स देखेंगे या बिजनेस चैनल्स को जनरल न्यूज़ चैनल्स की तरह बिहेव करते हुए देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो आपको देश के प्रति अपना सम्मान, अपनी भावना तो रखनी है, लेकिन साथ ही आपके पोर्टफोलियो को भी आपको सुरक्षित रखना है। और ऐसे में हड़बड़ी में कोई डिसीजन ना ले लें, और हम कोशिश करेंगे आप एक मैच्योर, सही और सदावा डिसीजन लें। इसलिए हम वो खबर पूरी विश्लेषण करके आपको ये बताएंगे कि किस पे आपको एक्शन लेना है, किस पे नहीं लेना है। सिंपल। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि ये वो वक्त है जब आपको बहुत सावधानीपूर्वक अपने पोर्टफोलियो को देखना है। ट्रेड करने वाले जो ट्रेडर्स हैं डे टू डे, उनके लिए सिर्फ ये राय है कि आप अपनी ट्रेडिंग क्वांटिटी कम कर लें, स्ट्रिक्ट और डीप स्टॉप लॉस लगाएं, ओवरनाइट पोजीशन चाहे तेज़ी की तरफ हो चाहे मंदी की तरफ रखने की कोशिश कम करें। ये 3 फॉर्मूला है आपके लिए, क्योंकि कुछ वक्त ऐसा होता है जहां ट्रेडिंग करना ठीक नहीं है। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढने बजाय ट्रेडिंग के, और ट्रेडिंग करनी है तो ये मानकर चलिए कि आपको स्टॉप लॉसेस बड़े भी रखने होंगे, डीप भी रखने होंगे, वॉलेटिलिटी बढ़ भी सकती है, और इस लिहाज से क्वांटिटी कम कर लेनी है और छोटे मुनाफे के लिए करना है। ठीक है, तो ये होगी रणनीति बात। लेकिन इसी के साथ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। कल जिस तरह से हमने शो किया दिन भर, और उसके बाद शाम को भी हमारे काफ़ी दर्शक हमें लगातार सोशल मीडिया पर मैसेज भेज रहे थे, और अपनी भावनाएं आ रही हैं उनकी बाहर। तो हमने कल ये निर्णय लिया कि देखिए, जी बिजनेस हमेशा आपका अपना मंच है, आपके परिवार का हिस्सा है, हम ये मानते हैं। और अगर आपके
भावनाओं को अगर हम शब्द न दें तो फिर कौन देगा। और आपके शब्द पूरे देश और सेना तक पहुंचाने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म है। हैशटैग नोट कीजिए, जोश विद जी बिज, ये है। इसे हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए। आप हमारे फेसबुक और ट्विटर पर मैसेज लिख कर भेजिए जो आप हमारे देश के सैनिकों के लिए सोचते हैं, जो आप हम हमारी सेना के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं, आप अपने मैसेज लिख कर भेजिए। हम आपके मैसेज आज दिन भर हमारे चैनल पर आपको दिखाने वाले हैं। कल कई सारे मैसेज आए, मतलब कुछ कुछ मैसेज इतने दिल को छू लेने वाले, मतलब हम हमारी तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, शायद यहाँ बैठकर बात कर सकते हैं। ट्रेडर्स टीवी देख रहे हैं, लेकिन मैसेज देखिए, मेरा 8-10 स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर देश की सेना जाकर पाकिस्तान पर हमला कर रही है, हमारे देश के लिए बड़ा काम कर रही है, तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा 8-10 स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। मतलब ये भावना है, इसके पीछे जो जोश और जो उत्साह है वो समझना चाहिए। ऐसा ही उत्साह, ऐसी कई सारी चीज़ें, कई सारे, मतलब मैं कल से इतने ट्विटर मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा कि चलिए आज क्यों न आपकी भावनाओं को सम्मान दिया जाए, देश तक और हमारी सेना तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल, तो आपका जोश भी आज जी बिजनेस की स्क्रीन पर दिखेगा। कैसे दिखेगा, एक बार जरा देखिए झल के। देश के बहादुर सैनिकों और देश के प्रति प्यार और सम्मान दिखाने का है वक्त। तो आप भी अपनी भावनाओं को दीजिए शब्द जी बिजनेस के मंच पर। हम दिखाएंगे दिन भर आपके ट्वीट और फेसबुक पोस्ट को जी बिजनेस पर। तो हैशटैग जोश विद जी बिजनेस, इसका इस्तेमाल करके आप अपने जोश की सारी तस्वीर, सारी बात हमको ज़रूर लिख के भेजिएगा। खैर, ये जोश तो कम होने का नाम ही नहीं कम होना भी नहीं चाहिए। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि ठीक है, जो हमारी सेना ने कारनामा किया है बड़ा, कि जैश ए मोहम्मद के कुछ ठिकानों को ख़त्म किया है, मैं चाहता हूँ कि इस बार सिर्फ यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जैश ए मोहम्मद पूरी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए और साथ ही दूसरे आतंकवादी संगठन भी। सिर्फ बदला लेने वाली बात तो अपनी जगह ठीक है, ये भी बहुत अच्छा काम है। और कल मैं एक टीवी चैनल पर डिबेट देख रहा था, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं भाई कि इसमें क्या बड़ी बात है, सैनिकों ने काम किया है, सेना को सलामी है। बिल्कुल है, सेना को सलामी है, सैनिकों ने काम किया है, अपनी जान जोखिम पर लगाकर जाते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी बड़ी चीज़ होती है। और ये एक पूर्व सैनिक का ही मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, जो बड़े सेना पे बड़े अधिकारी के तौर पर रह चुके, बोले कि आप पॉलिटिकल विल, राजनेताओं को इसकी क्रेडिट देते हैं या नहीं देते। उनका ये कहना था, जिस सेंटेंस से आपने आज के शो की शुरुआत की, फर्ज करें अगर इस एयर स्ट्राइक में कुछ गलत हो जाता, भगवान अगर कुछ गलत हो जाता, तो जिम्मेदारी किस पर आती? जिम्मेदारी देश के नेतृत्व पे आती है। तो देश के नेतृत्व में भी वो दम चाहिए कि इस तरह के कॉल ले सके। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ ये दम सिर्फ यहाँ ना रुके, बात आगे बढ़नी चाहिए, सिर्फ बालाकोट तक नहीं, सीमा के उस पार, सीमा के और पाकिस्तान के उस छोर तक जानी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में होते हुए। फिर तब तो लगे कि हमने कुछ बड़ा काम किया है। ऐसा करना चाहिए कि पाकिस्तान पूरे दुनिया में ये घूमता फिरे किसी अमेरिका और किसी चीन के सामने कि मुझे हिंदुस्तान से बचाओ, और अब मेरी ताकत नहीं रही और झेलने की। उन्हें घुटनों के बल पर लेकर आए और अगली बार आंख दिखाने की, उंगली उठाने की हिम्मत न कर सके। वो होना चाहिए, यहाँ रुकना नहीं चाहिए, इसे शुरुआत समझना चाहिए, तब तो मजा आए। शानदार, ये जोश आपका भी काबिल तारीफ। और यही जोश की तस्वीरें आप भी अपने बयान के जरिए भी हमको भेजिए, जोश विद जी बिजनेस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए। खैर, इस बीच हम और आगे बढ़ रहे हैं, जरा ग्लोबल मार्केट से लेकर ट्रेंड तक के सारे रुख देख लेते हैं कि क्या कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव है। तो सर, ग्लोबल से शुरू करते हैं। ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आज डिनर भी है, आज डिनर भी है, हाँ, हाई प्रोफाइल डिनर, हाई प्रोफाइल डिनर है। कुछ बड़ी डिप्लोमेसी होगी। और आमतौर पर जो है ना, बड़े लोग मीटिंग करते हैं वो डिनर पे या गोल्फ कोर्स में कर लेते हैं। हाँ। या तो गोल्फ खेल लें, हाँ, या फिर डिनर कर लें, और उसमें आधा काम हो जाता है। बाद में मीटिंग में फॉर्मेलिटी होती है, खाली सील साइन डिलीवर्ड, वो वाला मामला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब बार बार लगातार मिले, देखिए एक अच्छी चीज़ जो कहनी चाहिए दोनों नेताओं के बारे में है, दोनों अड़ियल और गजब के अड़ियल है, लेकिन उसके बावजूद साथ में आकर मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये भी अपने आप में अचीवमेंट है। तो अच्छी बात है कि विश्व में कहीं कहीं शांति के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। और ये समझा जाए कि उत्तरी कोरिया जैसा महा अड़ियल देश भी इस जिम्मेदारी को समझ रहा है, तो फिर यही चीज़ें पाकिस्तान को भी समझ में आएगी कि न्यूक्लियर बम से पेट नहीं भरता, पेट तो टमाटर से भरता है। तो ठीक बात है। तो चलिए, दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है वो अच्छा है, मार्केट्स भी उस पर रिएक्ट कर रहे हैं।
हमारे लिए शुरुआत करने के लिए संकेत अच्छे। खास बात एक और है डिम्पी, वो ये कि अमेरिकी बाजार दिन के हाई लेवल पर जाकर बंद हुए। कल जब हम बंद हुए 100-125 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे थे, उसके मुकाबले में प्रदर्शन बेहतर होता हुआ दिखा, तो संकेत बढ़िया माने जाएंगे। ग्लोबल अच्छे हैं। हाँ। अब FIs के डेटा बढ़िया है, शानदार है। घरेलू फंड ने बिकवाली की है, वहाँ थोड़े नेगेटिव है। FNO डेटा न्यूट्रल साइड पर आप देख सकते हैं। आज के लिए सेंटिमेंट थोड़ा सावधानी भरा है। वैसे तो पूरा जोश है, मार्केट को हटाकर देखें तो एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम हाई नहीं, हाईएस्ट लेवल पर है जोश। तो मतलब ये जोश है ना, इस तरह का होता है कि जिस ऐसे समय में अगर है ना, जिस आदमी ने कभी जिंदगी में सब्जी ढंग से ना काटी हो, वो भी ये सोचता कि मुझे भी अगर राइफल मिल जाए तो एक बार मैं सेना में चले जाऊं। ये उस लेवल का जोश है ना। तो भले चाकू ढंग से पकड़ना ना आता हो, लेकिन ये इसे जोश कहते हैं कि आज हर आदमी देश के लिए कुछ करने को तैयार है अपने अपने तरीके से। ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है। कल की कमजोर क्लोजिंग के बावजूद ट्रेंड में बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, अब आते हैं जरा आज की इंपॉर्टेंट रेंज पर। पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी की रेंज पे। कल भी 10,800 था। कल तो इसी समय था जब ये खुशखबरी आना शुरू हो रही थी। तो आज खुशखबरी आ चुके, 24 घंटे हो चुके, अब क्या करना है? 10,800 10,875 आज की छोटी ट्रेडिंग रेंज है डिम्पी, और 10,750 से लेकर 10,900 ये मीडियम रेंज मानकर चलिए। देखिए, मेरा ये समझना पूरे घटनाक्रम के बीच में बहुत गैप से खुलेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बहुत नीचे खुलेंगे तो खरीदारी आएगी। बेसिकली 10,700 से 10,900 की वायदा कारोबार के आंकड़ों की रेंज है। उस रेंज में बाजार वक्त बिताने की कोशिश करेगा। उसके बीच में एक्सट्रीम रेंज जो है मैं 10,725 कल के लोएस्ट लेवल के आसपास की मान रहा हूँ, और 10,925 ऊपरी स्तरों पर इस रेंज को बाजार ट्रेड करने की कोशिश आज कर सकता है। बैंक निफ्टी 26,900 से 27,050, ये बैंक निफ्टी की छोटी रेंज आप मानकर चल सकते हैं। 26,800 से 27,150 ये बड़ी रेंज है, और 26,650 से 26,200 ये एक्सट्रीम रेंज है। आज दिन पे मैंने रेंज बहुत बड़ी नहीं दी है दोनों ही तरफ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि असली एक्शन इस रेंज के, एक्सट्रीम रेंज के बाहर निकलने पर एक्सट्रीम बड़ा एक्शन होगा। तो एक्सट्रीम रेंज का आप किसी एक सिरे पर पहुंच भी जाए तब भी बहुत बड़ा एक्शन होगा, इसकी संभावना कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज इस रेंज को होल्ड करने की बाजार की कोशिश हो सकती है। अब दो लेवल हैं जो क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस है, ये बताना जरूरी कि अगर 10,775 के नीचे निफ्टी बंद होता है, कल भी हम ये बात लगातार कह रहे थे, सुबह भी कह रहे थे, 10,775 के नीचे बंद हो तो ही चिंता कीजिए, अदरवाइज नहीं। उसके नीचे बंद नहीं हुआ है। 26,900 के नीचे बंद हो तो ही चिंता कीजिए, उसके नीचे बंद नहीं हुआ। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अपने क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस अभी तक तोड़े नहीं है, और इतना बड़ा इवेंट को भी बचा लिया। बिल्कुल ठीक है। खैर, अब बीच वो आते हैं कि जिनके पास पहले से लॉन्ग की पोजीशन है। अगर कल आपने तेजी की पोजीशन बनाई तो शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट भी हुआ है, लेकिन उसके बाद अभी क्या करना चाहिए जिनके पास कल लॉन्ग की पोजीशन? जी देखिए, लॉन्ग की पोजीशन जिनकी, उनके तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। इंट्राडे वाले तो 10,850 का छोटा स्टॉप लॉस दिया था, उसके नीचे आपको पोजीशन खत्म करनी। अब भी अगर आपकी पोजीशन है क्लोजिंग बेसिस पर 10,775 की क्लोजिंग का आपको स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। 10,775 के नीचे बंद होगा तो आपको क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी की पोजीशन खत्म कर लेनी है। 10,900 10,925 के टारगेट के लिए अभी भी होल्ड करना है। ये निफ्टी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है। बैंक निफ्टी की एग्जिस्टिंग पोजीशन में जो इंट्राडे का स्टॉप लॉस था 27,000, वो कल ट्रिगर हो गया, उसके नीचे आप खुले थे, ट्रिगर। क्लोजिंग बेसिस पर जो स्टॉप लॉस था 26,900 का था, वो अभी भी ट्रिगर नहीं हुआ है। तो आप देखिए, अगर 26,900 के नीचे आज बंद होता है तो आपको क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी से निकल जाना है, अदरवाइज 27,150 27,200 के टारगेट के लिए आपको होल्ड करना है बैंक निफ्टी को। ठीक है। और जिनके पास कल शॉर्ट की पोजीशंस भी होगी, कल घबराहट की वजह से किसी वजह से शॉर्ट बनाया होगा, उनको क्या करना चाहिए? शॉर्ट के ट्रिगर हो चुके हैं, स्टॉप लॉस परसों ही हो गए। शॉर्ट के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुके हैं, बिल्कुल। कल किसी की अगर बनी हो तो नहीं, कल अगर किसी ने बनाई हो, हाँ ये भी सवाल ठीक है आपका। 27,200 बैंक निफ्टी पर या 27,150 रख ले। जब एक्सट्रीम रेंज कह रहे हैं कि इसके बाद 10,900 और 27,150, 10,900 के ऊपर बैंक निफ्टी निकले, आप अपनी शॉर्ट पोजीशन काट लीजिए। 27,150 के ऊपर निफ्टी निकले तो आप, बैंक निफ्टी निकले तो आप अपनी पोजीशन काट लीजिए। नहीं, 27,200 रखिएगा। 10,900 और 27,200 ये दो आपके स्टॉप लॉस हैं क्लोजिंग बेसिस पर। अगर आप शॉर्ट हैं तो क्लोजिंग या इंट्राडे जो भी रखना चाहें आप, दोनों में से कोई भी रख लें। दिन के दौरान भी 10,900 के पार निफ्टी निकले, शॉर्ट काट लीजिए, और 27,200 के पार बैंक निफ्टी निकले तो शॉर्ट काट लीजिए। ठीक है। 10 ये सवाल अच्छा पूछा, ये मैंने डेटा में लिखा नहीं था। ठीक है। 10,900 और 27,200 जिनके पास भी शॉर्ट पोजीशंस है, अगर इसके ऊपर आ जाए तो अपने शॉर्ट्स को काटिए, और जो जश्न भारत में मनाया जा रहा है उस जश्न में आप भी पार्टिसिपेट हो जाइए, शॉर्ट काट के बाहर आ जाइएगा। अब आते हैं नई पोजीशंस पर, जिनको नई पोजीशंस बनानी है। नई पोजीशन बनाने के दो तरीके हैं, एक तो 9:08 पर जहां प्री ओपनिंग सेशन होता है वहां पर बनाइए, वो मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो आइडियल सिचुएशन है।
आइडियल सिचुएशन है कि 10,725 10,750 की रेंज में मौका मिले वहाँ पर खरीदारी कीजिए। 10,700 का आपका स्टॉप लॉस होगा 10,800 10,850 के टारगेट के लिए। ज़रूरी नहीं कि आपको लेवल मिले, मिल भी सकते हैं, ना भी मिले तो ये करना चाहिए, सिंपल है। क्योंकि नई पोजीशन आप बनाने के लिए आप अपने जो डिज़ायर्ड लेवल हैं, जो आप चाहते हैं जहाँ पर ट्रेड करना, वो देखना चाहते हैं, वो ये लेवल्स हैं। शॉर्ट करने के लिए 10,875 से 10,925 इस रेंज में आपको बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना चाहिए। अब आप कहेंगे 10,875 के नज़दीक खुलने के संकेत है तो शॉर्ट करना चाहिए भाई, बिल्कुल वहाँ पर शॉर्ट कीजिए आप। और मुझे नहीं लगता कि 10,875 10,900 के ऊपर हम खुल पाएंगे, वहाँ इस रेंज में शॉर्ट करना चाहिए। किश्तों में बेचिए आप, और 10,975 का स्टॉप लॉस, 10,825 और 10,800 दूसरा टारगेट होगा। मैंने दूसरा टारगेट 10,875 लिख दिया। 10,800 ये दो टारगेट के लिए आपको 10,825 और 10,800 के टारगेट के लिए आपको निफ्टी में शॉर्ट बनानी है। ठीक है, अब यही बैंक निफ्टी में अगर बाय सेल करना हो तो फिर कैसे करें? 26,750 26,800 इस रेंज में मौका मिले तो डेफिनेटली आप खरीदारी कीजिए, कोई डाउट ही नहीं है, यहाँ खरीदारी करनी ही चाहिए। अगर उस लेवल पर आता है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर दूंगा डिम्पी, और वो होगा 26,650 का, 100 पॉइंट नीचे है। और टारगेट 26,900 27,000 27,050 तीन टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आपको खरीदारी करनी। लेकिन खरीदारी की रेंज जो है परफेक्ट वो 26,750 से 26,800 है, वहाँ पर मौका मिले तो ज़रूर खरीदना चाहिए। शॉर्ट करना है 27,150 27,200 परफेक्ट लेवल है शॉर्ट करने के लिए, बहुत बढ़िया लेवल है। इस लेवल पर आए तो चूकिएगा मत, शॉर्ट करिएगा 27,300 के स्टॉप लॉस के साथ। 27,050 27,000 कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए, बाकी का बाद में देखेंगे। ये तीन बैंक जो पीसीए से बाहर हुए हैं, उसका कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर नहीं मिलेगी आज बैंक निफ्टी को? हालांकि है तो छोटे छोटे ही है सरकारी बैंक निफ्टी में पावर तो प्राइवेट बैंक से ही आती है, सरकारी बैंकों से आती है। सेंटीमेंट के तौर पर ऐसा होता है। हाँ, सेंटीमेंट के तौर से ठीक है, लेकिन एक्चुअली आप देखिए पीसीए से बाहर निकलने के बाद जब जो बैंक निकले चले नहीं है, तो वो मेरे दिमाग में भी वो छाया हुआ है। उसके बावजूद एक स्टॉक है जिसमें मैं आगे डिस्कस करूंगा। चलिए ठीक है, ये बात भी। सेक्टर्स के लिहाज से खाली आईटी एकमात्र सेक्टर है जो मुझे गिरावट में खरीदारी वाला नजर आ रहा है, जहां पर मैं पॉजिटिव हूं। आईटी में खरीदारी करनी चाहिए एक्सेप्ट विप्रो को छोड़कर आईटी में सब जगह खरीदारी। अच्छा, विप्रो को छोड़कर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि विप्रो को छोड़ दो जी। ठीक है, विप्रो को छोड़कर आईटी पॉजिटिव है। अब तो जरा एफआईज और एफएंडओ के आंकड़ों पे, पहले जरा एफआईज के आंकड़े, ये है पॉजिटिव, बहुत ही बढ़िया शानदार है। 1675 कैश में खरीदा है, 560 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदते हैं। स्टॉक्स में 2300-2400 करोड़ की खरीदारी है, दमदार है। इंडेक्स 700 करोड़ के बेचे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 4 गुना उससे स्टॉक्स खरीद लिए, वो अच्छा है। घरेलू फंड ने 700 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है, ठीक है, 2 दिन से बड़ा बेच रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्सपायरी का वक्त है, शॉर्ट कवरिंग। मैं इसलिए बार बार आपको याद है, मैं 2 दिन से यही बात कर रहा था कि जो डेटा एफआईज के नजर आ रहे हैं उससे एक चीज़ बहुत साफ दिख रही है कि निचले स्तरों पर आपको सपोर्ट आएगा। और कल की बड़ी इवेंट के बावजूद एफआईज ने कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा है। घरेलू फंड नहीं खरीद रहे अलग बात है, बाहर वालों को हमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, उनको ज़्यादा भरोसा है कि हमारी सेनाएं इतनी दमदार है, 2 देंगे पाकिस्तान को, हमारी इकोनॉमी भी दमदार है। तो एनीवे, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निचले स्तरों पर आपको खरीदारी आएगी ही आएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, अब जरा एफएंडओ के आंकड़ों पे आते हैं, उसमें निफ्टी से करते हैं शुरुआत। और इसमें ये 10,800 कैसे पक्का बेस बन रहा है, ये कैसे पता? 10,800 निर्णायक लेवल इसलिए डिम्पी की 10,800 के पुट पे हैं 26 लाख शेयर और कॉल्स में है 20 लाख शेयर। तो 10,800 के नीचे आप ट्रेड करना शुरू करेंगे तो दिन के लिए कमज़ोर होने का पहला संकेत आएगा। हालांकि उससे थोड़ा ऊपर बंद हुए तो इतना आसान नहीं, इसलिए निर्णायक लेवल वो है 10,700। अगला अहम सपोर्ट है 25 लाख शेयर है। हालांकि कल 10 लाख शेयर वहाँ पुट में कम हो गए, नहीं तो 10,700 अब तक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा था, लेकिन कल अच्छी खासी तेजी की पोजीशंस कम होती हुई दिखी है। 10,800 के पुट में 8 लाख शेयर, तो अनवाइंडिंग जबरदस्त हुई है। अनवाइंडिंग होना बाजार के लिए बहुत बढ़िया है, पोजीशन हल्की होना बहुत ही बेहतर है, और खासतौर से तेजी करने वाले ट्रेडर्स की पोजीशन हल्की हुई है। तो इसका मतलब है कि लो कॉन्फिडेंस पे रहना बाजार के लिए हमेशा अच्छा होता है। बाजार को दिक्कत ओवर कॉन्फिडेंस होने पर, हाँ, मतलब वो कहते हैं कि भूख से कम लोग मरते हैं, ज़्यादा खाने की वजह से लोग ज़्यादा मरते हैं, ये आंकड़े बताते हैं। तो इसलिए जो ओवर कॉन्फिडेंट है, जरूरत से ज़्यादा खा चुके हैं, पचा नहीं पा रहे हैं, उनको 50 बीमारियां लगती है। भूखे आदमी की तो खाली मशीनरी ढंग से काम करे अंदर से, वही उतना ही उसके लिए काफ़ी है। तो ये हालत है, इसलिए जब बाजार हल्का होता है ना तो गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये सिंपल चीज़ है। तो ये निफ्टी का, और 10,900 ऊपर की तरफ एक हल्की रुकावट का लेवल है, 27 लाख शेयर कॉल्स में। बैंक निफ्टी में क्या करें? बैंक निफ्टी में देखिए 27,000 बेहद अहमियत वाला लेवल है, 5 लाख शेयर पुट में और 5 लाख शेयर कॉल्स में, दोनों में बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है। 27,000 के पुट में भी कल 3 लाख शेयर कम हो गए, तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन छोड़ दिए। 27,000 के नीचे रहेंगे खराब है, 27,000 के ऊपर रहेंगे अच्छे, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वैसे एफएंडओ के शेयर में से आज कोई नया एडिशन तो नहीं है, एक बाहर जरूर गया इलाहाबाद बैंक, बस ये एक है, और 5 के 5 जस के तस है जो पहले से थे। अब आते हैं आज के स्टॉक ऑफ द डे पर।
आज का स्टॉक सर? स्टॉक ऑफ द डे बैंक ही है, धनलक्ष्मी बैंक, जो 3 बैंक पीसीए से बाहर निकल कर आए। ये वैसा ही वाला मामला है जो लोग कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान ने तो तैयारी कर रखी थी कि बॉर्डर क्रॉस करके सैनिक आएंगे और वहाँ पर हम करेंगे। ये एयर सर्जिकल स्ट्राइक जो हो गई, ये आउट ऑफ सिलेबस थी, पता नहीं था, उसकी तैयारी नहीं थी। तैयारी खाली नीचे वालों की थी कि सैनिक आएंगे पैदल पैदल, उनके लिए हमने तैयारी करके रखी थी। और अब गोलियां भी वहीं चला रहे हूँ, क्योंकि उनके प्लेन वेन तो तैयार थे नहीं। सेम उसी तरह से ये धनलक्ष्मी बैंक भी आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। पीसीए से बाहर आने में बहुत सारे सरकारी बैंकों का नाम था, लोगों का फोकस पूरा सरकारी बैंकों पे था। धनलक्ष्मी आ जाएगा ये आइडिया किसी को नहीं था, सोचा नहीं था कि इतना जल्दी कोई प्राइवेट बैंक भी बाहर आ सकता है। तो धनलक्ष्मी बैंक का बाहर आना थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस सीधा 13.95 पर बंद हुआ, लेकिन मैं 14.50 पर स्टॉप लॉस दिया, क्योंकि मुझे लगता है गैप से खुलना चाहिए। और 15 और 16 रुपए के टारगेट के लिए धनलक्ष्मी बैंक को खरीदा जा सकता है। एक और स्टॉक है जो एक्शन दिखा सकता है, वो है इलाहाबाद बैंक, चूंकि वो भी पीसीए से बाहर आया, लेकिन इलाहाबाद बैंक के लिए तो हम लगातार सबसे पहले कहते थे, सबसे पहले बाहर आने वालों में था, हालांकि दूसरी बार आया। लेकिन आज यहाँ भी तेजी इसलिए बन सकती है, एक तो ये कि बैंक से भी बाहर आया और पीसीए से भी बाहर आया, दोनों जगह से एक साथ बाहर आया है आज ये, तो बैंक से भी, तो यहाँ भी एक तेजी का मौका बन सकता है। लेकिन इलाहाबाद बैंक बहुत गैप से खुल जाए तो फिर मुश्किल है, लेकिन इलाहाबाद बैंक और धनलक्ष्मी बैंक दोनों में तेजी का मौका तो बनेगा। ठीक है, अब से लेवल नोट कर लें जरा। धनलक्ष्मी बैंक के टारगेट होगा 15 रुपये, 16 रुपये। और जब आप इसके बारे में बता रहे थे ना, एक चीज़ आप बार बार कह रहे थे कि हाँ फोकस होना चाहिए और थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, तो इस रिसर्च को लेकर एक आज अहम कड़ी शुरू होने वाली है, रिसर्च गुरुकुल। आज है शुभारंभ रिसर्च गुरुकुल, आज है बुध, यानी सब कुछ शुद्ध, और इस शुद्ध के अंदर हो रहा है रिसर्च गुरुकुल शुरू, ठीक 10:30 बजे। तो जरा इसकी खासियत और विशेषता बताइए, और ये कैसे पावर पैक है? खासियत तो यही है कि ऐसे सेक्टर्स जहां पर आपको आसानी से रिसर्च नहीं मिलती, जहां पर छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा होता है, और रिसर्च उन्हें आसान भाषा में समझना और समझाना दोनों ही मुश्किल काम है। वो समझ भी नहीं पाते हैं। अगर हम किसी बड़े ज्ञानी को लाकर बिठा दें और जो बड़ा ज्ञानी वो समझाएगा तो उनके समझ में नहीं आएगी। तो हमने ऐसे ही एक ज्ञानी को चुना है, वो है वरिंदर बंसल। और उनकी रिसर्च का तो मैं भी कायल हूँ, ज़बरदस्त पकड़े, गहरी पकड़े, मतलब उनकी देखो, मैक्रो और इकोनॉमी और इन्फ्लेशन की बात करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, उसमें कोई आपको कोई खास ऐसा मतलब बड़ी इंसाइट नहीं देंगे। लेकिन जब आप कंपनी की बैलेंस शीट में एक एक आंकड़े में जाकर, ऑडिटर्स रिपोर्ट के एक एक क्लोज पर जाकर आपको देखना होता है, कमेंट करना होता है, तो बड़ी गहरी पकड़ चाहिए। ये पकड़ वरिंदर के पास है, तो हमने कहा कि इसका फ़ायदा उठाया जाए हमारे दर्शकों के लिए। तो आज हम शुगर सेक्टर पर शो करेंगे। तो शुगर सेक्टर में किस तरह से आपको शेयरों को देखना चाहिए, और मैं फिर से कहूँगा, जो कल मैं 2 बार कह चुका हूँ, आज फिर से ये कहूँगा, जिन लोगों को लगता है उन्हें शुगर सेक्टर की नॉलेज है, उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। और जिन लोगों को लगता है कि उन्हें शुगर सेक्टर के बारे में कुछ नहीं मालूम, इस शो के बाद वो ये सोचेंगे हमें शुगर के बारे में सब कुछ आता है। तो दोनों तरह के लोगों के लिए ये शो देखना मस्ट है। हर हफ्ते या बीच में जब जब जैसी ज़रूरत होगी, कुछ सेक्टर्स, कुछ अलग अलग थीम्स, उस पर हम वरिंदर की एक्सपर्टाइज का फ़ायदा उठाएंगे। और सबसे बढ़िया बात है कि वरिंदर के पास न सिर्फ रिसर्च का बल्कि मीडिया का भी भारी भरकम अनुभव है। जब उन्हें पता है, जब मैं भी जैसे मीडिया में होने के पहले मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जॉब्स में था, तो हमें ये पता होता है कि एक्चुअली व्यूअर्स को क्या चाहिए, और वही रिसर्च कम मीडिया, ये दोनों एक्सपीरियंस जो है ना, वो उनका डेडली कॉम्बिनेशन है। तो उन्हें पता है व्यूअर्स को क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, किस तरह से आसान भाषा में समझाना है। ये आज हम करने की कोशिश करेंगे। ये अनिल जी जो आपको बात बता रहे हैं ना, सारे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वीरेंद्र बंसल ने इनसे एक वादा भी किया है। वो वादा एक तस्वीर में आपको दिखेगा, जरा देखिए। वरिंदर, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक है ना, वो मार्केट से बहुत बड़ा पैसा कमाए, लेकिन प्रॉब्लम है कि करे कैसे? अरे सिंपल है सर, उनको रिसर्च सिखाते हैं। रिसर्च बहुत मुश्किल है। अरे नहीं सर, सिखाएंगे ना हम दोनों साथ में, बहुत आसान भाषा में। पक्का? पक्का। चलिए, एक से भले दो, रिसर्च गुरुकुल में। तो इसी वादे की बदौलत ही अनिल जी आज बता रहे हैं कि आपको ज़बरदस्त रिसर्च मिलेगी, और ये जो ताली की क्लैपिंग है ना, मेरे को लग रहा है इस शो के बाद सबको यही ताली बजानी पड़ेगी। नहीं, हम चाहते हैं कि देखिए, अपना ट्रेडिंग और बाकी आइडियाज़ हम देते हैं, और वो अपनी जगह है, उनकी अपनी अहमियत है, क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ हर रोज़ जुड़ते हैं वो फुल टाइम मार्केट में हैं,
या फिर मार्केट से रोज पैसा कमाना चाहते हैं, वो गलत भी नहीं है। लेकिन कई सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि वो कुछ सीखें, समझे और एक अच्छे इन्वेस्टर बनने की कोशिश करें। उन लोगों के लिए भी कुछ क्वालिटी इनपुट्स होने चाहिए। जैसे जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए हम इन्वेस्टमेंट गुरुकुल है। आप इन्वेस्टमेंट गुरुकुल के शोज देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, शुरुआत में हम बहुत अच्छा सब समझ में आ रहा है कि स्टार्ट कैसे किया जाए। अलग अलग तरह के इस तरह के हम जो शोज कर रहे हैं, एफएनओ की पाठशाला, जो एफएनओ ट्रेडर्स है। अब जिन लोगों को बेसिक रिसर्च समझनी है उनके लिए रिसर्च गुरुकुल है। ठीक है, तो बिल्कुल फिर से आज पाठशाला लगे, लेकिन आज रिसर्च की पाठशाला होगी। इस बीच रिसर्च टीम भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। संदीप हमको बताने वाले हैं आज के खबरों वाले शेयर, पूजा भी हमको यही जानकारी देंगी और देवांशी हमको बताने वाली हैं ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। पहले संदीप आप बताएं खबरों वाले शेयर। पहले तो कल जिस कंपनी के रिजल्ट्स आए उसमें सनोफी का नाम है। इन्होंने Q4 के रिजल्ट्स पेश किए हैं। मुनाफा इनका अगर आप देखें साल दर साल 4.3% बढ़ा है, करीब 80 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर है। हालांकि बिक्री ज़्यादा बढ़ी है, 7% से ज़्यादा का यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और अगर आप इनका कामकाजी मुनाफा देखें, जो बिडा है वो करीब 2.2% बढ़ा है, लेकिन जो मार्जिन है उसमें 1% के आसपास ही कमी देखने को मिली है। एक बात ये भी है जो निवेशक है लंबी अवधि के, उनके लिहाज से कि 66 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी इस कंपनी ने जारी किया है। इसके अलावा कल मैक्स इंडिया स्टॉक फोकस में था। दरअसल मैक्स भूपा की एक बोर्ड बैठक थी, इसमें जो विनिवेश है उसको मंजूरी दे दी गई है। मैक्स इंडिया का अगर आप देखें, मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस में 51% हिस्सा था, उसे पूरी तरह बेचने के लिए ये बोर्ड की मंजूरी आ गई है। FY20 में ये जो प्रक्रिया वो पूरी होती हुई दिखेगी और जो डील साइज है वो 510 करोड़ रुपए का है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी कह रही थी कि शायद 1000 से 1100 करोड़ रुपए के आसपास में हो सकता है, लेकिन 510 करोड़ रुपए ये रकम की वैल्यू है जिसमें ये पूरा 51% हिस्सा मैक्स इंडिया मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस में बेचता हुआ दिखेगा। HDFC AMC कल इनकी भी बोर्ड बैठक थी। 12 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान इस कंपनी ने किया है, तो स्टॉक पे भी आप नजर रख सकते हैं। और CG पावर, कल आपको याद होगा बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट था स्टॉक में, एक समय 10 से 12% भी गिर गया था। प्रोमोटर्स के हिस्सा बिक्री की खबरें थी मार्केट्स में, लेकिन प्रोमोटर्स ने इस चीज का खंडन किया है कि कोई भी ऐसी योजना उनकी नहीं है और जितनी भी ये खबरें हैं वो महज अफवाहें हैं और ऐसी कोई भी जानकारी उनको नहीं है कि कोई हिस्सा बिक्री इस कंपनी में होने वाली है। इसके अलावा एक सरकारी कंपनी है नालको, जिसे आप नेशनल एल्यूमिनियम के नाम से भी जानते हैं। 1 मार्च को कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली, जिसमें वित्त वर्ष 2019 यानी कि FY19 के लिए जो डिविडेंड है उसके ऊपर विचार होगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ऑलरेडी करीब 12% के आसपास की इनकी डिविडेंड यील्ड है, तो कितना डिविडेंड ये कंपनी देती है उस लिहाज से हो सकता है कि आज स्टॉक में एक्शन बनता हो दिखे। और आखिर में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे भी नजर रखिए। नरेश गोयल और एतिहाद एयरवेज के बीच में जो दिक्कतें हैं उनके निपटारे के लिए एक मीटिंग SBI ने बुलाई है। इन दोनों के बीच में जो दिक्कतें हैं और उसकी जो जेट एयरवेज की जो सुधार की योजनाएं हैं इसके ऊपर इस बैठक में फोकस रहेगा। तो SBI के साथ साथ जेट एयरवेज भी आज फोकस में रहेगा। ठीक है, मुझे आप भी बताएं खबरों वाले शेयर। भारतीय एयरटेल और वोडा आइडिया, इन दो शेयरों पर नजर रखिए। खबर आ रही है कि ऑप्टिकल फाइबर स्पेस के लिए दोनों ही कंपनियों के बीच करार हो सकता है। लगातार जियो की तरफ से जो इनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है उसे निपटने के लिए इस स्पेस में कंपनी बड़ा करार कर सकती है, जिससे ही दोनों ही कंपनियों को अपने कॉस्ट में कमी करने में मदद मिलेगी और क्षमता विस्तार में भी मदद मिलेगी। तो इन दो कंपनियों पर आज नजर रखिए। इसके अलावा यूनिकैम लैब भी फोकस में रहेगा। जनरल कोर्ट के फैसले के खिलाफ कंपनी ने अब यूरोपियन कोर्ट में अर्जी दे दी है। ये जो पूरा मामला है काफी पुराना मामला है, जिसमें कि कंपनी पर करीब 1.4 करोड़ यूरो का जुर्माना लगा दिया गया था। सर्वियर के साथ कुछ सेटलमेंट का मामला था जो कि जिस पर खिलाफ पेनल्टी लगाई गई थी, और अब ये खबर आ रही है कि इस फैसले के खिलाफ कंपनी यूरोपियन कोर्ट में अर्जी देगी। तो यूनिकैम लैब पर किस तरह के अपडेट आते हैं इस पर नजर रखनी होगी। पैनेशिया बायोटेक, यहाँ पर काफी पॉजिटिव खबर है। लेंडर्स के साथ कंपनी ने एक मुश्त पेमेंट के लिए सेटलमेंट कर लिया है और ये जो पूरी रकम है 864 करोड़ का सेटलमेंट करेगी और NCD के जरिए ये रकम जुटाई जाएगी। इसी के साथ ही एक और खबर है कि कंपनी रियल एस्टेट कारोबार के डीमर्जर को भी बोर्ड की मंजूरी दे दी है। हम आपको बता दें कि कंपनी का जो कुल लैंड बैंक है बद्दी, देरा, बसी, मोहाली में करीब 700 करोड़ का लैंड बैंक है और कंपनी का मार्केट कैप इस वक्त करीब 1146 करोड़ का है। तो काफी पॉजिटिव और बड़ी खबर कंपनी के लिए, यहाँ जरूर नजर रखिए। होटल लीला, JM फाइनेंशियल्स ने कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की अर्जी दे दी है। NCLT में ये अर्जी दे दी गई है। तो आज होटल लीला पर भी इस खबर के चलते कुछ नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा उन स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर कि प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी और बिकवाली हुई है। शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी HCC से। 21 फरवरी को प्रमोटर्स ने कंपनी के 3 लाख शेयर्स खरीदे हैं, यहाँ पर नजर रखिए। लाओपाला में भी प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी हुई है और 25 फरवरी को प्रमोटर्स ने करीब 3.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के। इसके अलावा मुकंद में भी खरीदारी हुई है। प्रमोटर्स ने 20 से 21 फरवरी के बीच करीब 48,000 शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के। अपोलो टायर्स में भी खरीदारी हुई है प्रमोटर्स की तरफ से और ये खरीदारी 22 फरवरी को हुई है, जिसमें कि 70,000 शेयर्स खरीदे हैं। इसके अलावा UPL में बिकवाली हुई है। 21 से 22 फरवरी के बीच प्रमोटर्स ने करीब 40,000 शेयर्स बेचे हैं कंपनी के।
ठीक है। ये कुछ एक अहम खबरें भी थी जिसमें ये भी बताया कि इनसाइडर ट्रेडिंग कहाँ कहाँ हुई, यानी कि कहाँ पे प्रमोटर्स ने सारी खरीदी या बेची है। दिवांशी, आप ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट बताएं। बिल्कुल, आज सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज पर फोकस करेंगे। सीएलएसए की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जहां पे वो लक्ष्य बढ़ाकर 1500 तक का कर रहे हैं और वो मान रहे हैं कि जो रिटेल कारोबार है यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़कर आती हुई दिख रही है और आने वाले टाइम में भी जो मार्केट शेयर है वो गेन करता हुआ दिखेगा जो रिटेल कारोबार है और यहाँ से मार्जिन में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। इसी के चलते 1500 तक के लक्ष्य हैं। रैमको सीमेंट और डॉयश बैंक की रिपोर्ट ओवरऑल सीमेंट कंपनीज पर हैं और वो ये मानते हैं कि जो मार्जिन है वो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में यहाँ पे काफ़ी सुधरते हुए दिखते हैं। इसी के चलते उनको रैमको सीमेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि 70% जो वॉल्यूम है रैमको सीमेंट का वो साउथ से आता है और इसी के चलते उन्होंने अपने जो लक्ष्य हैं रैमको सीमेंट पर वो बढ़ा दिए हैं, 630 से बढ़ाकर 750 तक के किए हैं और इसी के चलते एसीसी और दालमिया भारत भी उनको ज़्यादा पसंद है। एसीसी के भी लक्ष्य उन्होंने बढ़ाए हैं, 1760 तक के नए टारगेट्स हैं और दालमिया भारत 1310 तक के लक्ष्य दे रहे हैं। मैक्वारी के एनबीएफसीज पर रिपोर्ट आई है जहाँ पे एक नेगेटिव रिपोर्ट इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर है। आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को उन्होंने बरकरार रखा है लेकिन उनके जो लक्ष्य हैं वो उन्होंने 40% से काट दिए हैं। 836 तक के नए टारगेट्स वो सुझा रहे हैं। वो मान रहे हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी का जो अनुमान है वो 28% से घटाकर 20% कर दिया है और इसके अलावा कैनफिन होम्स और HDFC ये दोनों स्टॉक्स हैं जो उनके सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक्स हैं। क्रेडिट स्विस की टेक महिंद्रा पर पॉजिटिव रिपोर्ट है। वो मान रहे हैं कि 5G में सबसे बेस्ट प्ले हो सकता है और आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है 950 तक के लक्ष्य सुझा रहे हैं। क्रेडिट स्विस की LNT पर भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जहां पे 1700 तक के टारगेट्स हैं और मान रहे हैं कि जो गाइडेंस FY19 के लिए दिया है उससे ज़्यादा ऑर्डर इनफ्लोज यहां पे कंपनी ला सकती है। साथ ही क्रेडिट स्विस की विप्रो पे नेगेटिव रिपोर्ट है और ये मान रहे हैं कि विप्रो अगर पूरे IT सेक्टर की बात करें तो पिछले 10 साल में सबसे धीमी ग्रोथ हमें विप्रो में देखने को मिली है और इन्फोसिस और TCS के काफ़ी डिस्काउंट में ये स्टॉक का ट्रेड करना चाहिए। ज़्यादा अपग्रेड्स यहाँ पे आने की उम्मीद नहीं है और उन्होंने लक्ष्य काटा है, 370 से घटाकर 320 तक का कर दिया है। और साथ ही आज HSBC की कजारिया पर रिपोर्ट है जहां पे उन्होंने अपने लक्ष्य को बढ़ा दिया है, 630 तक का कर दिया है। मान रहे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इश्यूज हैं इसी के चलते कजारिया सिरामिक्स के जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी बढ़ सकता है। ठीक है, कजारिया के बारे में एक बार पहले भी हमको अविनाश जी ने बताया जब अविनाश जी मरसा स्टूडियोज़ में भी है और जिस दिन आपने बताया था अविनाश जी परसों की बात है, परसों तरसों की बात है, तब आपने उसी दिन ही चला, हम आपको याद भी कर रहे थे तब आप जा चुके थे आप, कोई बात नहीं। आज रिपोर्ट भी आ गई और ये कह रहे हैं कि अभी भी इसमें खरीदारी करें, 630 रुपये तक के टारगेट है, अभी तो चल रहा है 538 रुपये पे ही। खैर राजेश जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अविनाश जी तो है मुंबई स्टूडियो में और राकेश जी और कुणाल जी ये दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं, बताएंगे आप सबको। बिल्कुल, तो पहले अविनाश जी से शुरुआत करें, कजारिया अभी भी पसंद है? हाँ, इनफैक्ट अनिल जी हमको लग रहा है कि बिल्डिंग स्पेस में तो ये काफ़ी अच्छा प्लेयर है, लेकिन आज जो दो स्टॉक हमको पसंद है उसमें IT सेक्टर में हमको सिएंट पसंद है। सिएंट एक वेल नोन IT प्लेयर है जो ज़्यादातर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस में अपना कारोबार बढ़ा रहा है और Q3 के नतीजे भी काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट कंपनी ने एक छोटा बायबैक करीबन 700 रुपये में भी अनाउंस किया है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का माहौल अभी मार्केट्स में है ये एक सेफ कैंडिडेट है, यहाँ से डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा हो सकता है। करीबन 680 का हमारा नियर टर्म का टारगेट है। और दूसरा स्टॉक रहेगा नेचुरल गैस में महानगर गैस। हमको लग रहा है कि काफ़ी दिनों से अच्छी वॉल्यूम दिख रही है, प्लस Q3 के नतीजे भी अच्छे थे। ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल और होम सेगमेंट है वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी स्ट्रांग थी, तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर 6 to 12 मंथ्स का नजरिया है तो हमको लग रहा है कि करीबन 950,000 का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल। कल ही चलना शुरू हुआ है, कल 2-2.5% ये शेयर ऊपर था और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही जाके बंद भी हुआ है महानगर गैस। तो आज अविनाश की लिस्ट में आ भी गया ये महानगर गैस और साथ ही साइंट, ये एक IT वेस्ट कंपनी है, इस पर आप ध्यान रखें, 2 शेयर हो गए हैं। तो राजेश जी गुड मॉर्निंग, आपके शेयर्स? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मेरा पहला शेयर है वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट है। अगर इसमें देखें तो स्टॉक ने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन किया, 995 के आसपास इसका डबल बॉटम बना है और उसका कंफर्मेशन हुआ है और मुझे लगता है ये स्टॉक में एक अच्छी बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी हमें आगे आने वाले दिनों में। सो अभी करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। 1114 रुपये का स्टॉप लॉस रख के 1155 से 1165 तक के टारगेट मुझे लगता है इसमें देखने को मिल सकते हैं। रोल ओवर भी देखें तो 46% रोल ओवर ऑलरेडी हो चुका है स्टॉक में। तो जिस तरीके का रोल ओवर एक्शन है और जिस तरीके का फॉर्मेशन है मुझे लगता है ये स्टॉक में एक अच्छी बड़ी तेजी लगेगी। तो 1165 एक कंजर्वेटिव टारगेट है, मुझे तो लगता है ये स्टॉक यहाँ से 1200 तक के टारगेट भी दिखा सकता है आगे आने वाले दिनों में। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट एक पॉजिटिव स्टॉक लगता है यहाँ से। दूसरा स्टॉक है सीमेंट पैक से, वो है रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट में देखें तो इसने एक वीकली चार्ट पे डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक में एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, डेली चार्ट पे उसका ब्रेकआउट हुआ है। रोल ओवर डेटा भी देखें तो 53% रोल ओवर हो चुका है, जो कि बहुत एक अच्छा पॉजिटिव साइन है।
मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से 665 670 की तरफ मूव होना चाहिए। तो 647 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बाय करना चाहिए। 639 स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होंगे 665 670। ठीक है। रैमको सीमेंट, वैसे भी दक्षिण भारत की जितनी भी सीमेंट कंपनीज उन्होंने दाम बढ़ाए हैं, कल भी 40 रुपये दाम बढ़ने की खबर इसी फरवरी महीने के अंदर कभी उन्होंने बढ़ाए हैं, उसकी खबर आई थी। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट कल दोपहर से ही चल रहा है, कल दोपहर को मेरे शो में आया, उसका फिर कुणाल जी बंसल जी ने दिया इकट्ठे, और अब आप भी कह रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि एक ही शेयर पे जिसमें स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है वो वापस आपको बनता हुआ दिखे। कुणाल जी और बंसल जी भी हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से। बिल्कुल। तो और मैं उम्मीद करता हूँ कुछ न कुछ तो दमदार बाय कॉल्स होंगी। तो बंसल जी पहले आप बताइए क्या क्या खरीदेंगे आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, एक ही स्टॉक खरीदारी की राय है, वो है टाटा कम्युनिकेशन। अनिल जी, इस स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक 3 मार्च 2017 को एक करेक्टिव मोड में चला गया था और वहां से स्टॉक के अंदर एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली। तो ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं और इन 2 सालों में अनिल जी काफी बड़े बड़े लोग टाटा कम्युनिकेशन पे गलत निकले और मुझे लगता है अब इस स्टॉक के चलने का समय आ चुका है। बार बार हमने रिपीटेडली बोला था कि 558 के ऊपर निकलेगा तो एक बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट है। स्टॉक ने बड़े पैमाने पर एक अप ट्रेंड को रिज्यूम किया है और यहाँ पर पोजिशनल व्यू अनिल जी 525 के नीचे क्लोजिंग दे तब निकले, एल्स मुझे लगता है 718 का एक कंजर्वेटिव लेवल आगे चल के यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टारगेट होगा 718 का और स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा डीप है 525 का, लेकिन कोई बात नहीं, टारगेट कहीं उससे ज़्यादा बड़ा है 718 बता दूं, अगर बंसल जी ये 718 हो गया ना तो आपको हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी आपको बहुत दुआएं देंगे, ये बात पक्की है। क्योंकि ये स्टॉक मैं भी बहुत बार ऊपर के लेवल पे रिकमेंड कर चुका हूँ। मुझे याद है मैं 700 750 से रिकमेंड करता था और फिर मैंने 550 तक तो किया, उसके बाद फिर मैंने हिम्मत छोड़ दी। मैंने कहा अब नहीं होगा। तो मतलब लेकिन चलिए, अगर वो पुराने लेवल्स वापस आ जाए तो सबसे पहले तो मेरा धन्यवाद एडवांस में स्वीकार कर लीजिए। बंसल जी पूरे जोश में, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, ये है ना, इस स्टॉक पे गलत पड़ने की वजह है कि पिछले बजट में इसके लिए पिछले बजट में इसके लिए ऑलरेडी हेम्पशायर जो इनकी एक अलग कंपनी बनाई गई थी जिससे इनका रियल एस्टेट डीमर्जर होना था। गवर्नमेंट ने 150 करोड़ बजट में अलोकेट भी किए, उसके बाद से कोई काम ही नहीं हो रहा। तो वो आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है कब से। तो अब फाइनली लगता है कि इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो बीएसएनएल की, जो पुराना बीएसएनएल था जो टाटा कम्युनिकेशन में मर्ज हुआ, वीएसएनएल उसका जो वो लैंड डीमर्जर होना है, वो बात लगता है अब आगे बढ़ती हुई दिखेगी और उस प्रॉपर्टी को डेवलप किया जाएगा। वो होगी डेवलप तो 10-12 हज़ार करोड़ की टोटल डेवलपमेंट होगी, बड़ी प्रॉपर्टी है। तो उस चीज़ पर शायद अब कहीं कहीं डेवलपमेंट हो रहा होगा, इसलिए स्टॉक मजबूत हो रहा है। ठीक है बंसल जी, एडवांस में आप बधाइयाँ ले लीजिए काफ़ी सारे लोगों की। तो 718 का टारगेट आपने देके ये दिलचस्प काम किया है। कुणाल जी, आपकी तरफ से आज का शेयर कौन सा है? कुणाल जी एकदम आज ऐसा नहीं लग रहा है, देशभक्ति से ओत प्रोत एकदम है। पॉकेट स्क्वायर है ना, वो अगर तिरंगा होता तो फिर बात कुछ और ही होती। मतलब कुणाल जी, हाउ इज द जोश? जी वेरी 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 हाई है सर। क्या बात है, मजा आ गया। मतलब आपको देख के आज तबीयत खुश हो गई हमारी। तो बिल्कुल बताइए सर, क्या क्या खरीदेंगे? अनिल जी, कुछ भी नहीं खरीदेंगे। आज 2 काउंटर्स को बेचने की मेरी राय है। जिसमें सबसे पहले मैक्स फाइनेंशियल मुझे लगता है कि बेचना चाहिए। मैक्स फाइनेंशियल में कल मैंने एक ब्रेकडाउन आते हुए देखा था और मुझे लगता है कि ये काउंटर और नीचे के लेवल्स दिखाएगा। 393 रुपए का लक्ष्य है आज के लिए। 409 रुपए पर स्टॉप लॉस रख करके सबसे पहले बेचना है मैक्स फाइनेंशियल। और दूसरा काउंटर भी एक एनबीएफसी है, एचडीएफसी, जिसमें हमने कल एक ब्रेकडाउन आते हुए देखा था। कल जब बाजार में रिकवरी भी आई तो उसमें एचडीएफसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। मुझे लगता है कि यहां पर भी एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन आते हुए नजर आ रहा है। तो एचडीएफसी को भी बेचें, 1890 पर स्टॉप लॉस रखें, 1830 रुपए का आज का लक्ष्य होगा। तो दोनों एनबीएफसी स्टॉक्स को आज के ट्रेड में बेचने की मेरी राय। ठीक है कुणाल जी, कुछ खरीदेंगे नहीं लेकिन 2 शेयर बेचेंगे जरूर, वो है एचडीएफसी और मैक्स फाइनेंशियल। इसलिए अगर आज गैप के साथ मार्केट को ओपनिंग मिल रही है तो हो सकता है आपको भाव भी अच्छे मिल जाए, इसलिए लेवल जरा नोट कर लीजिए, स्टॉप लॉस भी नोट कीजिएगा। 409 है मैक्स फाइनेंशियल का और एचडीएफसी का भी एक बार जरा लेवल नोट कर लीजिए। एचडीएफसी का स्टॉप लॉस 1890 का है, आप इसी को रख के एक बार बेच भी सकते हैं। अब आते कुछ खबरों वाले शेयर पे। आज एक अहम बैठक हो रही है जिसमें एसबीआई कंडक्ट कर रहा है बैठक, जिसमें इतिहाद भी आने वाले हैं, नरेश गोयल भी आने वाले हैं जेट एयरवेज के, और ये बैठक 11 बजे होगी, बॉम्बे में होगी। कह रहे हैं कि लोन को लेकर इसमें हो सकता है कोई बात बन जाए, कुछ पॉजिटिव खबर आ जाए। तो विनाश इसी से कर रहे हैं शुरुआत। ये एसबीआई पे और जेट पे कितना फर्क पड़ेगा अगर आज की बैठक सक्सेसफुल होती है? तो पता तो दोपहर तक लगेगा, बट उम्मीद तो यह है कि मिल रहे हैं तो कुछ अच्छे के लिए मिल रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक कोई कंक्लूसिव प्रोग्रेस और
कोई अच्छी खबर आती है तो ऑब्वियसली एक शॉर्ट टर्म में तो ज़रूर एक बाउंस बनता है, बट मैं समझता हूँ कि कितना लोन्स इक्विटी में कन्वर्ट होगा, कितनी जल्दी ये टर्न अराउंड प्लान एग्जीक्यूट होगा, इसके ऊपर काफ़ी हद तक मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगी, क्योंकि अभी पैसों की ज़रूरत जेट को काफ़ी अर्जेंट है, और जितना जल्दी हो अगर ये एग्जीक्यूशन होता है तो मुझे लग रहा है कि आपको एक शॉर्ट टर्म बाउंस ज़रूर जेट में देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर नेगेटिव्स फैक्टर्ड है प्राइस में, और ये अगर फंडिंग टाइम पे आती है तो डीपी मुझे लग रहा है कि मार्केट्स को डेफिनेटली अच्छी बात लगेगी कि कैश आने के बाद यहाँ पे जो क्लियरली सैलरीज और फिक्स कॉस्ट के जो एलिमेंट्स अभी कंपनी जो चुका नहीं रही है, वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी को मदद मिलेगी। ठीक है, वैसे जेट एयरवेज है बैन में, अगर आप कोई भी शेयर देख रहे हैं तो इसको जरा कैश के हिसाब से भी देखिएगा। हाँ, लेकिन एसबीआई के लिए भी पॉजिटिव हो सकता है अगर बात बन जाए, वो लोन के साथ थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं। खैर, इस बीच कुछ और खबरें भी हैं जहाँ पे ध्यान देंगे। सनोफी क्या है नतीजे, इनका मुनाफा 76 से बढ़कर करीब 80 करोड़ हुआ है। कामकाजी मुनाफा 2% बढ़ा, 137 करोड़ हो गया, लेकिन मार्जिन में डिप लगा है करीब 1% का। राजेश, एक बार जरा देखिए तो सनोफी। देखिए, कल के सेशन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, हालांकि स्टॉक ने जिस तरीके का रिकवरी पिछले कुछ दिनों में दिखाया है, मुझे लगता है स्टॉक अगर ये 6080-85 के ऊपर अगर आज के सेशन में ट्रेड करता है तो फिर एक इसमें थोड़ा पुल बैक के चांसेस बनते हैं, जो कि इसको 6150-6200 तक ले जा सकता है। सो ओपनिंग ट्रेड में देखना होगा कि 6085 के ऊपर अगर खुलता है तो बिल्कुल बाय करना चाहिए। 6050 स्टॉप लॉस होगा उसका, और मुझे लगता है 6150 से 6200 तक के टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस बीच एक खबर और आ रही है, जैसे हम सुबह से भी करते हैं ना कोई डेवलपमेंट जरूर हो गया। अमेरिका की भारत पाकिस्तान को संयम बरतने की सलाह है। अमेरिकन कह रहे हैं कि आप दोनों संयम बरतें। भविष्य में आप सीधे तौर पर बातचीत करें और सैन्य कार्रवाई से बचे। बहुत बढ़िया, संयम बरतना तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि इस मामले में अमेरिका जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। उन्हें भी राय देने में संयम बरतना चाहिए। जब उनसे राय ना मांगी गई हो तो न दें। अपनी राय अपने पास रखें। हमें पता है कि हमें क्या करना है। अमेरिका की सलाह की हमें ज़रूरत नहीं है। क्या अमेरिका ने इराक पे या किसी दूसरे देशों पर हमले करने के पहले पूछा था, राय ली थी, या क्या उन्होंने संयम बरता था? जिसके यहाँ जब दर्द होता है उसे पता चलता है। तो अमेरिका अपनी सलाह अपने पास रखकर फिर भी देने का बहुत मन है तो पाकिस्तान है ना, जाइए दीजिए, जितनी सलाह देनी वहाँ दे दीजिए। हमें अमेरिका की सलाह की ज़रूरत है नहीं। तो बातचीत तो कर ही लेंगे, बातचीत तो कर करके समझा ही रहे हैं 70 साल से। नहीं समझ में आ रहा है तब थप्पड़ मारे जा रहे हैं। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका की सलाह की हमें ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और हमें पता है हमें क्या करना है। अगर सलाह देने का बड़ा शौक़ है तो लेने का भी रखे। हम भी दे सकते हैं अमेरिका को बहुत सारी सलाह। जहाँ पर अमेरिका पर तो सीधे सीधे कुछ नहीं हुआ, उसके बावजूद उन्होंने जाकर हमले किए। इराक है। हाँ, और उन्होंने कहा कि वहाँ पे और हम तो कभी ये नहीं कहते कि आपने पाकिस्तान में जाकर बम गिराए ओसामा बिन लादेन पर। हमने तो खुशी मनाई उस पर। जब अमेरिका बम गिरा रहा है तो हम भी तो खुशी मनाई। जो काम अमेरिका ने किया लादेन पर, वही तो काम हम भी जैश ए मोहम्मद पर कर रहे हैं। तारीफ करनी चाहिए अमेरिका को, बजाय इस पर की सलाह देने के लिए। आप अपनी सलाह अपने पास रखें। धन्यवाद। धन्यवाद। अमेरिका आपकी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगी, हम अगर कुछ चीज़ हमें नहीं समझ में आएगी, हमारे नेताओं को, हमारी लीडरशिप को नहीं समझ में आएगी कोई चीज़ की इस वक्त क्या करना चाहिए, तब हम ज़रूर अमेरिका से पूछेंगे। ठीक है, या हमें क्या करना चाहिए। अभी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते, अब कुछ और खबरों की तरफ भी रुझान। नहीं, ये मैं बहुत सिंसियरिटी के साथ कह रहा हूँ। मतलब इसमें कहीं, हाँ, मतलब बिल्कुल कहीं कोई मजाक वाली बात नहीं। आपको क्या जरूरत है, आप अपने काम से काम रखिए। जरूरत क्या है सलाह देने की बिना मतलब की। हाँ, तनाव कम करवाना चाहते हैं आप, ये चाहते हैं तो ठीक है, बातचीत करने। बातचीत नहीं कर रहे थे, बातचीत करनी पाकिस्तान को। हाँ, पुराने मित्र हैं, आप तो फंड्स भी देते हैं। मित्र तो हम भी हैं अमेरिका के, इसमें कोई सवाल नहीं। हम भी अब अच्छे मित्र हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट सिंपल है। देखिए, इस समय आपको करना क्या है? अगर आप अमेरिका हैं, दुनिया के ज़्यादा हैं, सही के साथ खड़े होइए ना। सही बात है। आप खाली ये अच्छा डिम्पी जी ने गलत किया, डिम्पी जी और अनिल जी लड़ रहे हैं, तो आप समझाएंगे अनिल जी को, नहीं अनिल जी लड़िए मत, डिम्पी जी ने क्या होगा गलत। आप डिम्पी जी को समझाएंगे डिम्पी जी आपने गलत किया है ना। सिंपल चीज़ है कि मत करिए। तो ये सिंपल चीज़ है भाई। आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसे कि मतलब किसी ने मस्ती की, आपने थप्पड़ मार दी तो क्यों मार दी भाई? आपने बम क्यों गिराया ओसामा पे फिर? तो इसमें इस सिचुएशन में क्या फ़र्क है? आपके तो ट्रुप्स पे हमला नहीं हुआ था, आपके तो सैनिक नहीं मरे, फिर भी जाके आपने ओसामा पे गिराए ना बम। ठीक है, 9/11 हुआ, वो अपनी वो हम भी जानते हैं, उसकी संवेदना हमारे साथ है। तो जो दर्द आपको 9/11 में उससे कहीं ज़्यादा दर्द हमें हुआ है।
पुलवामा में हुआ है, उरी में हुआ है, पठानकोट में हुआ है, कई सारे हमलों में हुआ है। इसलिए हमें अमेरिका की सलाह नहीं चाहिए। अगर आपको सलाह देनी है पाकिस्तान को दीजिए, समझाइए भाई भूख से मर जाओगे, अब इंडिया नहीं मारेगा तब भी, है ना। फिर तौबा करनी हाँ, फिर तौबा करने में भूख से ही मर जाओगे, जो हालत है तुम्हारी, खाने को नहीं है। लड़ने चले, छोड़िए। और मिलेगा तो फिर थोड़े बहुत टमाटर मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो वो भी शायद अब ना मिले। आगे बढ़ रहे टाटा स्टील पे आते हैं एक बार जरा। टाटा स्टील एनसीडीज के जरिए करीब 5,000 करोड़ रुपए जुटाने को इसकी मंजूरी है। एक बार कुणाल जी जरा टाटा स्टील देखिए आप। देखिए, अगर टाटा स्टील की बात करें डिप्पी, तो हमने इस काउंटर में एक बहुत अच्छा पुल बैक आते हुए देखा है। निचले स्तरों से एक बहुत शानदार पुल बैक आया है, लेकिन अब ये काउंटर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 502 रुपए के आसपास। 503 की बंदी कल हुई है, तो मुझे लगता है कि एक बार ये 505 506 के लेवल्स को निकाल देगा तो यहाँ पर आपको 530 तक का एक मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। लेकिन क्योंकि पुल बैक अब काफी पुराना हो गया है और 503 पर एक बड़ी रेजिस्टेंस है, मेरी राय में यहाँ पर काफी मुश्किल होगी और संघर्ष करना पड़ेगा काउंटर को ये लेवल्स पार करने के लिए। तो जिनके पास अभी हाल की खरीद है, मुनाफे में है, एक बार के लिए मेरी राय में निकल जाना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। इस बीच एक खबर और भी है जो कि HDFC AMCs को लेकर है। 12 रुपये का इन्होंने एक डिविडेंड का ऐलान भी किया है, क्योंकि AMCs बिजनेस को लेकर बंसल जी आप काफ़ी बुलिश भी थे। आप ICICI पोटेंशियल के बारे में भी एक बार आप कह रहे थे कि चलेगा ये शेयर। जरा HDFC का AMC और चेक कीजिए बंसल जी आप। देखिए डिम्पी, यहाँ पर कुछ खास नहीं हो रहा है। स्टॉक को देखें तो एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। नीचे में स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट 1300 के अराउंड बना रखा है और ऊपर में 1380 एक रेजिस्टेंस है। इस जोन के अंदर डिम्पी ट्रेड कर रहा है और टेक्निकली कोई ऐसा भी पैटर्न नहीं है कि जहां पर मोमेंटम के नजरिए से कुछ शॉर्ट टर्म में कुछ किया जाए। ठीक है, एक खबर आज भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को लेकर भी है। ये खबर बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये कहा है कि एक तो हम जियो की जो कंपटीशन है उसको रोकने के लिए हम आपस में भी करार कर सकते हैं, और यानी कि लामबंदी हो जाएगी और एक जॉइंट वेंचर हो सकता है फाइबर ऑप्टिकल बिजनेस में भी। इसका फायदा सीधा सीधा पहले भारती एयरटेल को मिलेगा विनाशी, या फिर वोडाफोन आइडिया को? अगर ये लामबंदी होती है तो शेयर के प्राइस तो दोनों के ही अलग अलग। नहीं, मुझे लग रहा है कि दोनों ही काफ़ी बेनिफिट करेंगे, लेकिन आइडिया वोडाफोन को शायद ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी इनका करार हो गया है। मर्जर होने के बाद इनकी ओवरऑल जो स्टैंडिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है और मुझे लग रहा है ये नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि अभी खर्चे अगर कम होते हैं तो ही इनके लिए सर्वाइवल अच्छी तरह से बढ़ेगा, क्योंकि ओवरऑल आरपू में प्रेशर दिख रहा है। जियो का जिस प्रकार का कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, हमको लग रहा है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में तो प्रॉफिटेबिलिटी इन दोनों ही कंपनीज में काफ़ी सिग्निफिकेंटली दबाव में रहेगी। तो ओवरऑल डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन ये कब से शुरू होता है, एग्जीक्यूशन कब से होता है, ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, नहीं टाइम तो लेंगे, लेकिन एक बार इन्होंने ये तय कर लिया कि हम जॉइंट वेंचर करेंगे। एक और चीज़ जो भारती एयरटेल से जुड़ी हुई थी जब टेलीकॉम की बात चली रही है, तो उसमें था कि शायद वो 5G के अंदर पैसा नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा कि हम 5G इस रेट पे तो कम से कम नहीं लगाएंगे, इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अच्छा, एक और रिपोर्ट भी ऐसी 5G से जुड़ी हुई है टेक महिंद्रा को लेकर। टेक महिंद्रा पे बार बार खबर आ रही है कि 5G का ही बेनिफिट होगा। आज एक रिपोर्ट के जरिए भी बताया गया कि टेक महिंद्रा पे अब रखें खरीदारी की सलाह। इस पे जरा आपकी रिकमेंडेशन राजेश जी। क्रेडिट स्विस कह रहा है कि 950 तक का टारगेट है इनका। जी बिल्कुल डिम्पी जी, देखें तो इसका स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखें तो स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। कंसोलिडेशन के बाद एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है स्टॉक। तो मुझे लगता है बिल्कुल स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम आना चाहिए। स्टॉक यहाँ से 855 से 860 की जोन में जाना चाहिए। सो इवन 833 इसका करंट मार्केट प्राइस है। मुझे लगता है 815 स्टॉप लॉस रख के 860 का टारगेट मुझे लगता है इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में हमें देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल बाय करना चाहिए। स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में। बंसल जी, एक शेयर देखिए जरा MRF। चेन्नई में इनका जो प्लांट था ना, उस पर हड़ताल अब खत्म हो गई है कर्मचारियों की, और ये अब काम इन पे शुरू हो जाएगा। कल कुछ रिफ्लेक्शन आया है, कल बंद होते होते ठीक ठाक बंद हुआ है। ये अभी और चलेगा MRF? देखिए डिम्पी, स्टॉक ने काफ़ी बड़ी करेक्शन दिखाई। इनफैक्ट एक वर्टिकल फॉल दिखाया है। 65,200 के स्तरों से गिरता हुआ गया। ये लगभग जो 54,170 के स्तरों तक गिरा है और अब स्टॉक में एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। और डिम्पी, पुल बैक में स्टॉक 5700, 57,500 तक जा सकता है, बट एज ऑफ नाउ खरीदारी की राय नहीं है। उछाल पे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, खरीदना नहीं है, लेकिन जिनके पास है एक बार वो अगर प्रॉफिट में आ जाएं या वो कंफर्ट स्थिति में है कि वो बाहर आ सकते हैं, ज़्यादा लॉस नहीं लगेगा, तो एक बार भले आप वो बाहर आए। तो MRF पे तेज़ी नहीं करनी है, बल्कि जिनके पास है उनको बाहर निकलने के बारे में सोचना है। पनेशिया बायोटेक
एक बार कुणाल जी इस शेयर को देखिए जरा आप, एक बार मेरे को पहले भी इसके बारे में आप बता भी चुके हैं। इनमें दो खबरें, एक तो रियल एस्टेट कारोबार को ये अलग कर रहे हैं और दूसरी खबर है कि एक लेंडर्स के साथ वन टाइम सेटलमेंट है, 860 करोड़ उसको जुटा के सेटल कर लेंगे, मैटर सॉल्व हो जाएगा। पनेशिया बायोटेक। देखिए, सबसे पहले तो डिम्पी मेरी खरीदारी की राय नहीं है और जिनके पास पोजीशन है उनको मेरी ये सलाह है कि 183 रुपए पर एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। 183 के नीचे काउंटर गया तो इसमें वापस से गिरावट आएगी। पिछले कुछ दिनों में शायद इसी खबर की अपेक्षा में मुझे लगता है कि कुछ तेजी भी बनी है, तो 183 का स्टॉप लॉस रखें। और आज भी अगर उछाल थोड़ा आता है तो मुझे लगता है कि निकलने का मौका होगा। और मान लीजिए ये काउंटर 200 को पार करके 203, 204 के लेवल्स दिखाए तो वो सबसे उत्तम अवसर होगा निकल जाने का। तो मौजूदा स्तरों पर या उछाल में निकल जाने की राय है और 183 पे स्टॉप लॉस जरूर रखें। ठीक है। इस बीच आज डॉइच बैंक की एक रिपोर्ट भी है टीवीएस मोटर को लेकर, उन्होंने अपग्रेड करके खरीदारी की राय दी है, यानी इसका दर्जा बढ़ा दिया, अपग्रेड कर दिया और 455 इसका टारगेट रखा है। एक बार जरा राजेश जी टीवीएस मोटर्स पर आए। देखिए, स्टॉक में हमने पिछले कुछ दिनों में सेलिंग प्रेशर देखा, स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। मुझे लगता है कि अगर कोई पुल बैक एक्शन भी आता है तो इसमें 470 इसका टफ हर्डल रहेगा। जब तक ये स्टॉक 470 के ऊपर नहीं आता है, जब तक मुझे लगता है कि बाय नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है। अगर ये स्टॉक वापस नीचे में मुझे लगता है 445 का लेवल तोड़ता है तो इसका डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और स्टॉक और लोअर साइड में मुझे लगता है 430 इवन 425 तक के लेवल भी दिखा सकता है। सो अभी करंट लेवल पे अवॉइड करना चाहिए जब तक ये स्टॉक 470 के ऊपर कंटिन्यूसली बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड नहीं करता है उस लेवल को, जब तक मुझे लगता है इसको अभी बाय करने के लिए अवॉइड करना चाहिए। आज मैक्वारी की एक एनबीएफसीज पे रिपोर्ट आई है, उन्होंने कई अलग अलग कंपनीज पे राय रखी है, लेकिन उनके जो दो पसंदीदा शेयर हैं वो है कैनफिन होम्स और एचडीएफसी, अगर हाउसिंग फाइनेंस के अंदर है तो। अविनाश जी, इन दोनों से कोई ताल्लुकात है आपका, यानी कि आप इसमें कोई खरीदारी की राय देंगे इन दोनों पे, या फिर कोई अपना ही शेयर बताना चाहते हैं एनबीएफसीज में? मुझे लग रहा है कि एनबीएफसी स्पेस में मुझे लग रहा है कि एडलवेस जिस प्रकार से काफ़ी पिट चुका है, ये एक वेल डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है। सबसे बड़ी बात, जो कैपिटल मार्केट का जो बिजनेस है यहाँ पे काफ़ी कम रिस्क इनका डिपेंडेंट है, काफ़ी वेल बेस्ड इनका इनकम स्ट्रीम है। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा हो सकता है। कैनफिन होम्स में भी हमको लग रहा है कि निचले लेवल पे खरीदा जा सकता है क्योंकि इनकी लोन बुक और इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो भी काफ़ी ठीक ठाक है। बट ओवरऑल दोनों ही कंपनीज में नज़रिया थोड़ा सा लंबा रखें क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिले। ठीक है कुणाल जी, एक जरा और शेयर देखिए कैश का, वो है लाव पाला, क्योंकि इसके जो प्रमोटर्स है ना, इन्होंने फिर से 3.5 लाख शेयर खरीदे और ये 25 फरवरी के डील है, यानी कि परसों की खरीदारी हुई है। इस पे जरा आपकी राय चाहिए, कल तो कमजोर बंद हुआ है ये। देखिए, काफ़ी दिनों से लगातार डिम्पी ये काउंटर अंडर परफॉर्म कर रहा है और 300 रुपये से घटता हुआ अब ये 185 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है और इसमें चार्ट पर एक ब्रेकडाउन भी 200 रुपये के नीचे हुआ है। तो मेरी राय में देखिए, इस खबर के चलते बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। इनफैक्ट जिनके पास पोजीशन है उन्हें निकलने की सोचनी चाहिए क्योंकि ये काउंटर और नीचे जा सकता है। बड़ा सपोर्ट अब सीधा 165 के रीजन में है, तो यहां से भी 20 रुपए की गिरावट मुमकिन है। मुझे लगता है कि मान लीजिए आज इस खबर के चलते उछाल आए तो निकलने का प्रयास करें। बंसल जी, सीजी पावर पे फिर से खबर आई है कि प्रमोटर ने कहा है जो हमारे हिस्सा बिक्री की खबरें हैं सिर्फ अफवाहें हैं, ये सारी की सारी जानकारी गलत है, जब भी कुछ होगा तो हम अपने हिसाब से अपने आप बता देंगे। इस शेयर के अंदर वॉलिडिटी बहुत है, आपको पता ही है, जब एक बार आपने सेल कॉल दिया तो उस दिन बकायदा 17-18% टूटा। अभी भाव से क्या करना है? 30-31 रुपये मिले तो कुछ लेना है या फिर छोड़ देना है? नहीं डिम्पी, मेरा ऐसा मानना है कि एक तो खरीदारी तो करनी नहीं चाहिए डिम्पी, उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए। और जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है, मुझे लगता नहीं है कि स्टॉक अभी ये शॉर्ट टर्म में इस सीरीज में 32 रुपए के ऊपर निकल के क्लोजिंग देगा। 32 टूटता है तो ऊपर में 35-36 एक रेजिस्टेंस है। सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है, उछाल पे डिम्पी यहाँ से निकलना ही चाहिए। ओके, तो ये उछाल में एग्जिट करने की राय है आपके लिए इन तमाम शेयरों पर।